नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं। 3 शब्द हैं कांग्रेस का चरित्र, हुआ तो हुआ। 1984 के कत्लेआम पर कांग्रेस को घेरा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं। कांग्रेस ने भी किया किनारा। लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 7 राज्यों की 59 सीटों के लिए 12 मई को मतदान। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह और मेनका गांधी की किस्मत का होगा फैसला। मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, जगदंबिका पाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज। छठे चरण के लिए प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोहतक, मंडी और होशियारपुर में जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी दिखाई ताकत। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिल्ली में की जनसभा। भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तान से आ रहा प्लेन। लड़ाकू विमानों ने जयपुर में उतारा। पायलट से पूछताछ जारी। विमान ने कराची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। जॉर्जिया का है कार्गो विमान। और भारत वियतनाम के बीच रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और नवीकरणीय ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और वियतनाम के उपराष्ट्रपति का द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर। राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को उपराष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, भारतीय सीमा में गलत रास्ते से घुसे जॉर्जिया के विमान को वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जयपुर में लैंड करवाया। फिलहाल प्लेन के पायलट से पूछताछ जारी है। ये पूछा जा रहा है कि उसने तय रास्ता छोड़कर प्लेन को गलत रास्ते पर क्यों उड़ाया। आपको बता दें कि एंटोनोव N-12 विमान जॉर्जिया का है। आज दोपहर को इस विमान को कराची से दिल्ली वाले रूट पर उड़ने की परमिशन दी गई थी, लेकिन बीच रास्ते में विमान ने अपना रास्ता बदल दिया, जिसके बाद उसे लैंड कराया गया और अब पूछताछ जारी है। तो पाकिस्तान का विमान भारत में लैंड कर चुका है और भारतीय सीमा में गलत रास्ते से घुसे जॉर्जिया के इस विमान को वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जयपुर में लैंड करवाया है। फिलहाल प्लेन के पायलट से पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उसे तय रास्ते को छोड़कर उसने प्लेन को गलत रास्ते पर क्यों उड़ाया, और इस विमान का नाम एंटोनोव N-12 बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1984 के सिख दंगों पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान पर करारा हमला करते हुए कहा कि देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस कितनी असंवेदनशील रही है, उसका प्रतीक सिख दंगों पर पार्टी के 3 शब्द से हुआ तो हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कांग्रेस का चरित्र पता चलता है। I don't think so. This also another lie. बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला, और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? You were voted to create jobs. You didn't create any jobs. You were voted to create 200 smart cities. आपने वो भी नहीं किया, तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आप यहां लगाते हैं, वहां लगाते हैं गप। हुआ तो हुआ। कल कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने
चीख चीख कर 84 के दंगों के बारे में कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ। आपको पता है ये नेता कौन है? ये नेता गांधी परिवार के सबसे करीबी है। गांधी परिवार के सारे लोग के साथ हर रोज उनका बैठना उठना है। ये नेता गांधी परिवार के सबसे बड़े राजदार है। ये नेता राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त और आज के जो कांग्रेस के नामदार अध्यक्ष हैं उनके वो गुरु है। इन्होंने कल टीवी के सामने साफ साफ बोल दिया, अगर 84 में दंगा हुआ तो हुआ तो हुआ। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को सिख दंगों को लेकर प्रधानमंत्री पर की गई बयानबाजी आज उनके ही गले पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतक में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर पित्रोदा के बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है। 1984 के कत्लेआम पर कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पित्रोदा राहुल के गुरु हैं। दिल्ली में 2800 सिखों की हत्या हुई। बोले गए 3 शब्द कांग्रेस का चरित्र हैं, कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस के इरादे हैं। वो शब्द थे, हुआ सो हुआ। इनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है। उनके लिए मनुष्य नहीं है। बहनों, 84 में देश भर में हजारों सिख भाई बहनों का कत्लेआम हुआ, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। अकेले दिल्ली में 2800 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1984 के सिख दंगों को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विवादित बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष अपने गुरु को बाहर करेंगे, जो 1984 में हुए भारत के सबसे बड़े देशभक्त समुदाय के साथ हुए नरसंहार के बारे में ऐसी बात की है। उन्होंने ये भी कहा, सैम पित्रोदा का हुआ तो हुआ वाली प्रतिक्रिया 1984 में हुए सिखों के नरसंहार के प्रति कांग्रेस पार्टी की ओर से पछतावे की कमी को दर्शाती है और ये शर्मनाक बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। साथ ही पार्टी के नेताओं को इस तरह के बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी हमेशा ही 1984 सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के पक्ष में रही है। पार्टी जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर हिंसा के खिलाफ है, इसलिए इस मामले में आरोपियों को टिकट नहीं दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी सैम पित्रोदा से असहमति जताई है और उन्होंने कहा कि मैं सैम पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं सैम पित्रोदा ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। I totally don't accept that statement. जो राइट्स हुई, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टू फाइंड आउट किसने करवाई, कैसे की, कौन था इसके पीछे, एंड दिस मस्ट बी फाउंड। दिस जो कत्ल होते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, चाहे जितने मर्जी साल निकल जाए, 35 साल हो गए हैं, दिस हैज़ टू बी फाउंड एंड देयर इन्वेस्टिगेशंस मस्ट कैरी ऑन। एंड जिन्होंने किया है उनको फिर अदालत के सामने आना पड़ेगा, कानून के सामने। The statement I made was completely twisted
taken out of context because my Hindi is not that good. I think in English, I have to translate. What I meant is जो हुआ वो बुरा हुआ. I couldn't translate बुरा in my mind. What I meant is move on. We have other important issues to discuss. और आइए इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश उपासने, सीनियर जर्नलिस्ट। हम उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश जी, किस तरह से इसे देखें? जो बयान दिए जाते हैं चुनाव के वक्त, उसको जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लिया है, सिख दंगों का मसला हमेशा चुनावों में उठता है, लेकिन क्या इसके मायने बहुत व्यापक हैं, बड़े हैं? सीधे तौर पर गांधी परिवार पर वो अब ज़्यादा हमला कर रहे हैं, वैसे देखें इसे, कैसे देखिए? इसलिए प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में ज़्यादा तीखी भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि सैम पित्रोदा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। सैम पित्रोदा कोई कांग्रेस के छोटे नेता नहीं है। वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मित्र रहे हैं। उनके टेक्नोक्रेट के रूप में उनको विदेश से यहाँ लाया गया था राजीव गांधी के कार्यकाल में। राहुल गांधी के वो मार्गदर्शक मेंटोर माने जाते हैं कई मामलों में। तो ऐसा व्यक्ति जब एक बहुत ही संवेदनहीन और बहुत क्रूरता भरा बयान देता है, जो कि उस नरसंहार में जिन्होंने अपने परिजन गंवाए हैं, जिन सिखों ने, उनके जख्मों पर ये एसिड के समान है ये बयान। और कम से कम हम सब लोगों के लिए, हम सब ने उस दौर में दिल्ली को देखा है, हमने अपने सामने वो हत्याएं होती देखी हैं। किस तरह से निर्दोष सिखों को जिंदा जलाया, हाथ पीछे बांधकर गले में जलता हुआ टायर डालकर जलाया, कनॉट प्लेस में दुकानें जला दी, लूट ली। ये दृश्य जिन लोगों ने देखे हैं उन सब के लिए ये पीड़ादायक बयान है, गुस्सा दिलाने वाला बयान है। इस डैमेज का अंदाजा शायद कांग्रेस को था, इसी वजह से जो सफाई उनकी तरफ से आई है वो भी बड़ी तौर पे उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल अलग करते हैं अपने आप को इस बयान से। ये अच्छा किया पार्टी ने, कांग्रेस ने ये अच्छा किया, उस बयान से अलग किया अपने आप को। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी 1984 के सिखों के नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने में गंभीरता नहीं दिखाई। दिल्ली में प्रधानमंत्री सरकारी आंकड़ा कोट कर रहा है 2800 का, लेकिन जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो 8000 के करीब है। तो ये इन लोगों को, इन सिखों को मारने वाले लोग आज भी दिल्ली में घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं। आज भी जर्मनी में तानाशाह हिटलर ने जिन लोगों को मारा, जिन यहूदियों को मारा, उनके अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर दुनिया सजा दे रही है। 84 के दंगों के, 84 के सिख नरसंहार के दोषियों को सजा क्यों नहीं दी जाती? बहुत कम लोगों को सजा दी गई है। ये सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। लेकिन जगदीश जी, इस बयान को अब अगर हम चुनाव से जोड़कर देखें इस मसले को, क्या लग रहा है आपको, इसका असर पड़ेगा इस बार के इस चरण के? देखिए, बात क्या है कि इलेक्शन में ये इशू दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, सिखों के लिए। देखिए, सिख बहुत बहादुर कौम है और इतना बड़ा जख्म सहकर भी उन्होंने, आज भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार है जी, तो सिखों के वोटों के बगैर कांग्रेस की सरकार पंजाब में बन नहीं सकती। इसका मतलब है कि लोगों ने वो चीज़ें अपने सीने में दफन करके रखी हुई हैं। लेकिन ये चीज़ें, ये बातें, ऐसी क्रूरता भरी बातें, मैं इसको संवेदनहीनता से परे क्रूरता भरी बातें कहूँगा, ऐसे कमेंट जो हैं वो दूसरों को उत्तेजित करते हैं, दूसरे मतदाताओं को उद्वेलित करते हैं कि वो कांग्रेस के बारे में फिर से सोचें। तो मैं सोचता हूँ कि जो फेंस सीटर मतदाता है, जो कभी इस तरफ होता है या कभी उस तरफ होता है, या कांग्रेस का भी कच्चा समर्थक आप जिसको कहे, उसको लगता है कि ये बात क्या हुई कि इस तरह से बातें कही जा रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर अपनी राय जाहिर करने के लिए। तो ये थी पहली खबर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरों को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। इस दौर में 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होगा। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटों और झारखंड की 4 सीटों पर वोट होगा। इस दौर में 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मतदाता 979 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजरें होंगी उनमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जगदम्बिका पाल, ये तमाम नाम शामिल हैं। और इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय माकन, कुमारी शैलजा की किस्मत भी दांव पर होगी। वहीं मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, विजेंद्र सिंह और कीर्ति आजाद भी इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है। आइए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी नवविक्रम का, जो मौजूद हैं प्रयागराज में। नवविक्रम, जानना चाहेंगे आपसे कि उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि ये चरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी कुछ दांव पर है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए। कैसे देखें, किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? अभिलाषा, निश्चित तौर पर ये चरण और इससे अगला चरण बेहद दिलचस्प और सभी सियासी पार्टियों के लिए बेहद खास है और बेहद अहम है। यहाँ पर अपनी जनाधार को बढ़ाना। देखिए, ये पूर्वांचल में काफ़ी हद तक यहाँ पर कांग्रेस का एक समय पर दबदबा हुआ करता था। उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने जनाधार बढ़ाया, लेकिन 2014 में यहाँ आजमगढ़ की सीट छोड़कर पूरे पूर्वांचल में न गठबंधन न कांग्रेस, मतलब जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत सकी। ऐसे में जो कोशिश हुई है, खास तौर पर इस इलाके में किस तरीके के समीकरण बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दूसरे इलाकों से अलग यहाँ पर जो छोटी जो जातियाँ हैं, जाति आधारित यहाँ पर समीकरण समझे जाते हैं। यहाँ जो निषाद है, इसके अलावा यहाँ जो एक कुर्मी वोट काफ़ी बड़ी संख्या में है। इसके अलावा एलजेपी का भी प्रभाव माना जाता है, दलित जो वोट हैं। तो ऐसे में सभी पार्टियों ने बड़ी कोशिश की है इन समीकरणों को बिठाने की, लेकिन बीजेपी की जो कोशिश है कि जो गठबंधन है, उस गठबंधन क्योंकि जातिगत आधार पर ये मजबूत माना जाता है, ऐसे में यहाँ पर उसकी काट खोजने की कोशिश की है, जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रही है। उसने निषाद समाज को अपने साथ जोड़ने के साथ कुर्मी समाज को भी अपने साथ जोड़ा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर एक बार फिर जो गठबंधन है, दोनों का वोट शेयर एक दूसरे को ट्रांसफर होता है या नहीं, और वो अपना जनाधार बढ़ा पाता है नहीं। साथ ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कमान संभाली, और ऐसे में अगर यहां पर कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं कर पाती, पिछली बार के मुकाबले बेहतर वोट शेयर नहीं ला पाती, तो जो प्रियंका गांधी माना जा रहा था कि राजनीति में जो कांग्रेस की दशा और दिशा है उसे बदलेंगी, वो उसका नतीजा तय होगा। बिल्कुल नवविक्रम, ये तमाम बातें जो आपने बताई वो देखने लायक होंगी, और जैसा कि आपने प्रियंका गांधी के लिए कहा कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी ये चरण बेहद अहम होगा कि उन पर कितना विश्वास लोगों ने दिखाया है। इधर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर रविवार को वोटिंग होना है और इन सीटों पर चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। दिल्ली की सभी सीटों पर 144 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसके लिए 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान की तैयारियों को लेकर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह से बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने। दिल्ली चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह है। सर, चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारी हो गई है, कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और उसमें से कितने क्रिटिकल हैं? हमारे पास 13,819 पोलिंग बूथ हैं टोटल, और ये 2,700 लोकेशंस के ऊपर हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हमारे 523 हैं। सर, इनके ऊपर क्या इंतजाम किए जाएंगे? क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के ऊपर खास निगरानी रखी जाएगी। खास निगरानी के लिए हम हर एक क्रिटिकल बूथ के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स लगाएंगे
और उसके अलावा या तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे या वेबकास्टिंग करेंगे या माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करेंगे या वीडियोग्राफी करेंगे। सो उन पे खास निगरानी रखी जाएगी। सर, सबसे ज़रूरी होता है कि हर मतदाता जो है पोलिंग बूथ तक पहुँचे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करे। इसके लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जैसे कहीं दिव्यांगजन होते हैं, 100 साल से ऊपर जो होते हैं, वो हमारे लिए एक उत्साह भी होता है, एक प्रेरणा भी होते हैं जब वो वोट करने आते हैं। लेकिन चुनाव आयोग उनके लिए क्या कुछ तैयारी करके सामने आ रहा है? नहीं, मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ऐसे वोटर्स के लिए ख़ास इंतज़ाम किए हैं। इस बार एक पहल करी है जो 100 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स हैं, उनके लिए हमारे ऑफिसर उनके घर जाएंगे। हमारा ऑफिसर उनको जो वो टाइम बताते हैं कि इतने बजे मैं वोट करने के लिए आ सकता हूँ, तो उतने बजे उनके घर जाएंगे, उनको अपने साथ एस्कॉर्ट करके पोलिंग स्टेशन ले जाएंगे और वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी वोटिंग कराएंगे, उनको फूलों से सम्मानित करेंगे और फिर आदर सहित उनको वापस घर छोड़ के आएंगे। ये एक पर्सनलाइज सर्विस मैं सभी 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वोटर्स को देना चाहता हूँ और इसका सभी लाभ उठाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है 96 ऐसे वोटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं दिल्ली में। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें से ज़्यादातर इस इलेक्शन में वोट करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बार दिल्ली में हर व्यक्ति वोट डाले, मैं ये चाहता हूँ, ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से, और हमारा मतदान इस बार सब रिकॉर्ड तोड़े तो मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी। यानी अब बारी है आप लोगों की, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने इस लोकतंत्र का हिस्सा बने। कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बात करते हैं उपराष्ट्रपति के वियतनाम दौरे की। वियतनाम यात्रा के दूसरे दिन हनोई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने समकक्षीय उपराष्ट्रपति डांग थी नगोक थिन से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे में सुधार समेत आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और बेहतर रिश्ते बनाने पर जोर दिया गया। वियतनाम दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वियतनाम की उपराष्ट्रपति डांग थी नगोक थिंग से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। वियतनाम की उपराष्ट्रपति से मुलाकात को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। The exchange of high-level visits from both the sides is a clear indication of the commitment of the two countries to further strengthen our comprehensive strategic partnership. India and Vietnam today have a strong bilateral relationship based on mutual trust, understanding, convergence of views on regional and international issues. दोनों देश रक्षा और सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और नवाचार आधारित क्षेत्रों के शांतिपूर्ण उपयोग में द्विपक्षीय सहयोग को और बेहतर और मजबूत बनाने पर सहमत हुए। We covered a wide range of bilateral, multilateral cooperation. We have agreed to strengthen further our bilateral cooperation in defense, security, peaceful use of atomic energy and outer space, science and technology, oil and gas, renewable energy, infrastructure development, agriculture and innovation-based sectors. Our bilateral economic engagement during the last few years have immensely strengthened, and we discussed today means of facilitating our business and industry to harness the growing opportunities in our countries and in the region. Bilateral trade stood at nearly $14 billion last year, having nearly doubled from $7.8 billion 3 years ago. I am confident that we will achieve our bilateral trade target of $15 billion by 2020.
चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के आधार पर एक शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण के महत्व को दोहराया। भारत और वियतनाम ने खुले, पारदर्शी, समावेशी और नियमों पर आधारित आपसी सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने संबंधित देशों से दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर सहमति बनाने की अपील भी की। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति ने हनोई में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, हनोई। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वियतनाम के नेशनल असेंबली की चेयरपर्सन गुएन थी किम नगन से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के आपसी रिश्तों और बढ़ते सहयोग के बारे में चर्चा की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।